नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की है। 10 मार्च 2025 की बात है। कौशाम्बी जिले के काजू नाम के एक गांव में रात के लगभग 9 बजे का समय था। गांव के ज्यादातर लोग अपने अपने घरों के अंदर थे और रोज की तरह आराम कर रहे थे। उसी समय सनी नाम का एक आदमी कुल्हाड़ी पकड़कर तेजी से चलता हुआ सत्यजीत के घर की ओर बढ़ा। वह काफी गुस्से में था और रास्ते में ही गाली गलौज करता जा रहा था। जैसे ही सत्यजीत के घर के पास पहुंचा, जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। सनी को घर से निकलता देख उसकी मां शांति देवी और उसका छोटा भाई श्रवण कुमार भी गंडासा लेकर उसके पीछे पीछे सत्यजीत के घर पहुंच गए। जैसे ही सत्यजीत के भाई सरबजीत ने दरवाजा खोला, तीनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। जब सरबजीत की मां संगीता देवी उसे बचाने आई, तो तीनों ने उन्हें भी बुरी तरह पीटा। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को बुरी तरह लहूलुहान करने के बाद तीनों सत्यजीत को खोजने लगे, लेकिन गांव के लोगों का शोर सुनकर वे भाग गए। इस पूरे मामले की खबर ग्राम प्रधान समीर को दी गई। उन्होंने तुरंत यह जानकारी चरवा थाने की पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, एसएचओ जगदीश सिंह पुलिस टीम के साथ गांव काजू पहुंच गए। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने घायल सरबजीत और संगीता को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने सरबजीत को मृत घोषित कर दिया। वहीं संगीता देवी ने इलाज के दौरान 2 घंटे बाद दम तोड़ दिया। संगीता देवी के पति संगम लाल दिवाकर उस समय मुंबई में टैक्सी चलाते थे। जब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली तो वे अगले दिन सुबह फ्लाइट से प्रयागराज पहुंचे। घर में 2 लोगों की मौत देखकर वे फूट फूट कर रो पड़े। घर की बाकी महिलाएं भी रो रो कर बेहाल थीं। डॉक्टरों द्वारा मौत की पुष्टि होते ही पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने गांव पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा की। संगीता देवी के छोटे बेटे सत्यजीत की ओर से थाना चरवा में बीएनएस की धारा 35, 333, 352, 109, 1031 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी राजेश कुमार सिंह और एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव भी गांव पहुंचे। वहां पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली गई और गांव की स्थिति को देखते हुए वहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इस केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने सीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में 4 अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से भारी लापरवाही भी सामने आई थी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर ईएसपी ने कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में एसएओ जगदीश कुमार, चौकी प्रभारी और बीट ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इस घटना के एक आरोपी श्रवण कुमार को पुलिस ने उसी रात हिरासत में ले लिया था और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी सनी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस को शक था कि वह ट्रेन से किसी दूर जगह भाग सकता है। इसी कारण पुलिस ने प्रयागराज से पटना के बीच आने वाले 13 रेलवे स्टेशनों पर उसकी तस्वीर भेज दी थी ताकि वह जल्दी पकड़ में आ सके। सनी काफी चालाक था, इसीलिए उसने भागने के लिए रास्ते में 3 बार ट्रेनें बदली। फिर भी पुलिस उसकी निगरानी में सफल रही। पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाल रखा था। तभी उसकी लोकेशन वाराणसी देवरिया रूट पर भटनी रेलवे स्टेशन पर मिली। वहां आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप पांडे और जीआरपी भटनी के एसएचओ दिनेश सिंह ने फोटो से पहचान कर उसे पकड़ लिया। सनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने कुल्हाड़ी से मां बेटों पर वार किया था। वारदात के बाद वह कुल्हाड़ी काजू गांव के एक खंडहर में छिपा आया था। यह बात पता चलते ही पुलिस उसे उस जगह ले गई। वहीं सनी ने फिर से पुलिस को धोखा देने की कोशिश की। उसने झोले में से कुल्हाड़ी निकालने के बजाय तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जो उसके बाएं पैर में लगी, जिससे उसे गहरा जख्म हो गया। इसके बाद पुलिस उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां उसका उपचार चल रहा था। उसके बाद सनी, श्रवण और संगम लाल के परिवार वालों से मिली जानकारी के अनुसार इस वारदात से जुड़ी जो बातें सामने आई वो बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी। तो चलिए इस कहानी को और विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें और अंत में इस घटना के बारे में अपना विचार भी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह पूरी घटना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के अंतर्गत आने वाले काजू गांव की है। इसी गांव में संगम लाल दिवाकर का परिवार रहता था। संगम लाल का परिवार छोटा था।
वह मुंबई में टैक्सी चलाते थे। उनका बड़ा बेटा सरबजीत उर्फ भी मुंबई में ही रहकर फर्नीचर का काम करता था। उनकी पत्नी संगीता अपने 16 साल के बेटे आशीष उर्फ सत्यजीत और 10 साल की बेटी के साथ गांव में ही रहती थी। संगमलाल का गांव आना जाना बहुत कम होता था, लेकिन सरबजीत कभी कभी एक दो महीने में गांव जरूर आता था। सत्यजीत गांव में ही रहकर मजदूरी का काम करता था। सरबजीत कई बार उसे मुंबई ले जाने के लिए सोचता था, लेकिन माँ और बहन को गांव में अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए सत्यजीत गांव में रहकर मजदूरी करता था और खाली समय में इधर उधर घूमता रहता था। संगमलाल के घर के पास ही संतोष सरोज का मकान था। संतोष सरोज के पास गांव में थोड़ी सी खेती योग्य जमीन थी और उनका परिवार भी छोटा ही था। संतोष सरोज का बड़ा बेटा सनी सरोज पटना में रहकर अपने पापा संतोष सरोज के साथ ही काम करता था, जबकि छोटा बेटा श्रवण सरोज गांव में ही अपनी माँ और बहन रागिनी के साथ रहकर अपना जीवन बिता रहा था। यहाँ जिस लड़की को रागिनी कहा गया है, उसकी असली पहचान और उसकी निजता को छुपाने के लिए नाम को बदल दिया हूँ। श्रवण हर रोज सुबह सुबह खाना खाकर अपने काम पर निकल जाता था। उसके जाने के बाद उसकी माँ शांति देवी खेतों में काम करने चली जाती थी। ऐसे में घर पर केवल रागिनी ही अकेली रह जाती थी। एक दिन की बात है, सत्यजीत किसी जरूरी काम से गुजरते हुए संतोष सरोज के घर के सामने से निकल रहा था। उसी वक्त रागिनी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही सत्यजीत की नजर उस पर पड़ी, उसे एहसास हुआ कि रागिनी छुपकर हमेशा उसकी ओर ही देखती रहती है। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि सत्यजीत का मन उसी पल ठहर गया। काम खत्म करने के बाद जब वह अपने घर पहुंचा, तो भी रागिनी का वह देखना बार बार उसके दिमाग में घूमता रहा। वह यह सोचकर उलझन में था कि रागिनी उसे इस तरह क्यों देख रही थी। सत्यजीत कोई ऐसा अनजान लड़का नहीं था जो लड़कियों की नजरों के मतलब को समझ ना पाए। उसे लगा कि रागिनी की नजरों में कुछ खास था। उसी शाम वह फिर से जानबूझकर रागिनी के घर के सामने से गुजरा, लेकिन इस बार रागिनी दिखाई नहीं दी। पर जब वह लौटने लगा तो रागिनी अचानक अपने घर के बाहर आ गई। उसे देखते ही सत्यजीत को यकीन हो गया कि रागिनी के मन में उसके लिए जरूर कुछ भावनाएं हैं। इसके बाद सत्यजीत ने जानबूझकर रोज किसी न किसी बहाने उस गली से गुजरना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया जब दोनों की नजरें आपस में मिली और रागिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी पल सत्यजीत को एहसास हुआ कि वह भी उसे चाहने लगी है। अब वह उसे पाने की बेचैनी से भर गया। धीरे धीरे दोनों की चाहत मोहब्बत में बदल गई और वे एक दूसरे के दीवाने बन गए। हालांकि वे दोनों जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं है और शायद मंजिल तक ना पहुंचे। फिर भी उन्होंने एक दूसरे का साथ पकड़ लिया। कुछ ही समय में उनका प्रेम संबंध शुरू हो गया और दोनों छुपकर मिलने लगे। समय बीतता गया और उनका प्यार और भी गहरा होता गया। शुरुआत में उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी को इस बारे में खबर ना लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आ ही गया जब गांव वालों को उनके प्यार की भनक लग गई। गांव में यह बातें फैलने लगी और फिर उनके घर वालों तक भी यह चर्चा पहुंच गई। सबसे पहले यह बात रागिनी की मां शांति देवी को मालूम हुई। जैसे ही उन्हें शक हुआ, उन्होंने रागिनी को प्यार से समझाया। मां की बात सुनकर रागिनी चुप हो गई और सफाई देते हुए कहने लगी कि गांव वाले उसे झूठा बदनाम कर रहे हैं और सत्यजीत से उसका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। यह बात जब सत्यजीत को पता चली तो उसने कुछ दिन तक उस गली से जाना बंद कर दिया। कुछ समय के लिए मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सत्यजीत फिर से उसी गली घूमने लगा और रागिनी को देखने के बहाने ढूंढने लगा। रागिनी का बड़ा भाई सनी सरोज, जो पटना में रहता था, बहुत कम ही गांव आता था। जब वह कुछ समय बाद गांव आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन और सत्यजीत को लेकर गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं। यह सुनते ही सनी गुस्से से भर गया और उसका दिमाग घूम गया। उसने कई बार प्यार से सत्यजीत को समझाया कि यह काम बिल्कुल सही नहीं है। तेरी वजह से हमें गांव में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मेरे घर में मेरी बहन है, वैसे ही तेरे घर में भी तेरी बहन है। सोच, अगर तेरी बहन के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करने लगे तो तुझे कैसा महसूस होगा। इसलिए तेरे लिए बेहतर यही है कि मेरी बहन से दूर ही रहो। सनी की चेतावनी सुनकर सत्यजीत उस समय चुपचाप वहां से खिसक गया। उसके बाद वह कई दिनों तक बाहर भी नहीं निकला। फिर सनी ने अपनी बहन को भी डांटा फटकारा। कुछ दिन गांव में रहकर सनी फिर से पटना चला गया। उसके जाने के बाद रागिनी और सत्यजीत फिर से मिलने लगे। रागिनी ने अब ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में सत्यजीत का साथ नहीं छोड़ेगी। उसे पता था कि उसका भाई सनी दबंग किस्म का आदमी है, लेकिन फिर भी वह डरी नहीं और सत्यजीत के प्यार में पड़ी रही। दरअसल सनी पहले भी एक हत्या कर चुका था। यह घटना साल 2023 की है।
प्रयागराज एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कादिलपुर गांव का रहने वाला सुजन यादव प्राइवेट बिजली था। वह एक गेस्ट हाउस में बिजली ठीक करने गया था, लेकिन वहीं से अचानक लापता हो गया। फिर उसके चचेरे भाई राजभान यादव ने 24 फरवरी 2023 को पिपरी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। 18 मार्च को चरवा थाना क्षेत्र के हौसी गांव के एक कुएं से सुरजन का शव मिला था। पुलिस जांच में पता चला कि सुरजन की हत्या सनी ने अपने साथी अजय यादव के साथ मिलकर की थी। इस हत्याकांड में सनी को जेल जाना पड़ा। करीब 7 महीने बाद वह जलमन में जमानत पर बाहर आया और अपने पिता संतोष सरोज के साथ काम पर लग गया था। इधर सरबजीत फरवरी महीना में कुंभ मेले में स्नान करने के लिए मुंबई से घर आया हुआ था। सत्यजीत और रागिनी की नजदीकियों की बात उससे भी छिपी नहीं थी। सरबजीत ने भी सत्यजीत को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। एक दिन रागिनी अपने घर में अकेली थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसीलिए उसने अपने प्रेमी सत्यजीत को फोन किया। जैसे ही फोन लगा, उसने धीरे से कहा कि वह घर में अकेली है। साथ ही यह भी कहा कि अगर वह आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन पूरी सावधानी से आना पड़ेगा ताकि कोई देख ना ले। उस समय सत्यजीत अपने घर पर ही बैठा था। रागिनी से बात होते ही वह तुरंत घर से निकल पड़ा। उसने इधर उधर देखा और पूरी सतर्कता बरतते हुए चुपचाप रागिनी के घर के अंदर दाखिल हो गया। सत्यजीत को घर में देखकर रागिनी को थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह डर को भूलकर मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। रागिनी बोली, तुम बिन रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हर पल तुम्हारी यादें दिल को चुभने लगती हैं। सत्यजीत भी उसी हालत में था। वह भी रागिनी की मोहब्बत में दीवाना था। वह रागिनी से बोला, मेरा भी हाल बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी रागिनी की नजर अचानक दरवाजे की तरफ गई। उसकी मां शांति देवी घर की तरफ आ रही थी। उन्हें आते देख रागिनी डर से कांप उठी। वह झटपट वहां से निकलकर अंदर कमरे में चली गई। वह घबरा गई थी कि अब मम्मी के सामने क्या बहाना बनाएगी कि सत्यजीत उसके घर क्यों आया है। रागिनी के मन में कई बातें एक साथ चलने लगी। तभी मौका देखकर सत्यजीत चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन वह इतनी जल्दी में था कि अपनी चप्पलें पहनना भूल गया। वे चप्पलें रागिनी के कमरे के पास ही पड़ी रह गईं। अब सत्यजीत को उन्हीं चप्पलों की चिंता सताने लगी। थोड़ी देर बाद शांति देवी घर में आई। उन्होंने उन चप्पलों को देखा, लेकिन उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही रागिनी की नजर उन पर पड़ी, वह तुरंत उन्हें छिपाने की कोशिश करने लगी। वह उन्हें छिपा ही रही थी कि तभी उसका भाई श्रवण घर आ गया। उसकी नजर उन चप्पलों पर पड़ गई और उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उसने पहले कई बार सत्यजीत को वही चप्पलें पहने देखा था। अपने घर में सत्यजीत की चप्पलें देखकर श्रवण हैरान रह गया। उसने तुरंत रागिनी और अपनी मां से पूछा कि यह चप्पलें किसकी हैं। दोनों ने मिलकर कह दिया कि उन्हें नहीं मालूम। श्रवण को यह बात हजम नहीं हुई। वह जानता था कि जब वह घर से निकला था तब यह चप्पलें वहां नहीं थी। फिर उसके बाहर जाते ही वे कैसे आ गईं। तभी उसकी मां ने भी बताया कि वह काफी देर से खेत पर थी। सारी बातों को जोड़कर श्रवण को यकीन हो गया कि कोई ना कोई बात जरूर छिपाई जा रही है। उसने उन चप्पलों को उठाकर रख लिया और गांव की ओर निकल गया। गांव के रास्ते में चलते हुए उसे सामने से सत्यजीत आता दिखा। उसने ध्यान से उसके पैरों की तरफ देखा। इस बार उसने दूसरी चप्पलें पहन रखी थी। यह देख श्रवण का शक और पक्का हो गया कि जरूर वह उसकी गैर मौजूदगी में घर आया था। वैसे भी उसे पहले ही पता था कि रागिनी और सत्यजीत के बीच कुछ चल रहा है। अब उसके शक को मजबूती मिल गई थी, लेकिन उसने अभी कुछ कहा नहीं और सारी बात को अपने मन में ही रख लिया। अगली सुबह सत्यजीत अपने बड़े भाई सरबजीत को साथ लेकर अपनी चप्पलें लेने रागिनी के घर पहुंच गया। उस समय घर में केवल रागिनी और उसकी मां शांति मौजूद थी। जब सत्यजीत ने अपनी चप्पलें मांगी तो रागिनी ने उन्हें देने से साफ इनकार कर दिया। उसी समय घर में श्रवण भी आ पहुंचा। उसके आने के साथ ही माहौल और ज्यादा खराब हो गया। श्रवण ने जैसे ही सत्यजीत से पूछा कि वहां चप्पलें क्यों आई थीं, तो सत्यजीत ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। इससे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बातचीत इतनी गर्म हो गई कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दूसरे लोगों को आकार बीच बचाव करना पड़ा। उसके बाद यह विवाद का मामला पंचायत तक पहुंच गया। ग्राम प्रधान ने दोनों पक्षों को समझाकर घर भेज दिया, लेकिन सनी की मां शांति देवी को यह फैसला मंजूर नहीं था। इसलिए वे इस मामले को लेकर थाने पहुंच गए। शांति देवी ने थाने में सत्यजीत के खिलाफ रागिनी से छेड़छाड़ की लिखित शिकायत दे दी, लेकिन पुलिस ने इस झगड़े को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया, लेकिन श्रवण और उसकी मां को पुलिस की यह कार्रवाई बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी।
इस बात की जानकारी शांति देवी ने फोन पर अपने बड़े बेटे सनी को दी। यह सुनते ही सनी ने मन ही मन यह ठान लिया कि अब वह सत्यजीत को सबक जरूर सिखाएगा। उसे इस बात की बहुत ग्लानि हो रही थी कि गांव में उसकी बहन को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, जो वह सहन नहीं कर पा रहा था। सनी गुस्से में उसी रात पटना से गांव के लिए रवाना हो गया। रात में घर पहुंचने के बाद जब उसने पूरी घटना सुनी तो वह आगा बुला हो गया। फिर उसने अपने छोटे भाई श्रवण और मां शांति के साथ मिलकर संगमलाल के घर हमला बोल दिया। पुलिस ने सनी और श्रवण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि शांति देवी इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक फरार थी। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि प्रेम में उलझे सत्यजीत को खुद तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके कारण उसकी मां और भाई को सजा भुगतनी पड़ी। सत्यजीत के प्यार की वजह से संगमलाल का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एक ही घर में दो मौतें हुई, जिससे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और गलतियों से बचा जा सके। इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, वह भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है।